हेलो दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने आप सभी को, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या के बारे में चर्चा कर ली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जाके देखें। क्यों? क्योंकि अगर आप वो वीडियो देखोगे तो आपको ये वीडियो बेटर समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी अगर आप इस वीडियो से समझना चाहते हैं तो मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूं आपको पिछला वीडियो। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती है जो एक से शुरू होती हो। कहां से शुरू होती हो? एक से। और कहां तक जाती हो? अनंत तक। तो एक से अनंत तक प्राकृतिक, जीरो से अनंत तक पूर्ण, और जिसमें ऋणात्मक भी हो, धनात्मक भी हो और साथ में हमारे पास में जीरो भी हो, वो हमारे पास में पूर्णांक, जिनको पी बट्टे क्यू के रूप में लिखते हैं। यानी जो बट्टे वाली संख्या होती है वो हमारे पास में कौन सी होती है? परिमेय संख्या। बट्टे में हम लोग जीरो नहीं लिखते, मतलब क्यू बराबर में क्या नहीं होता? जीरो नहीं होता। अपरिमेय संख्या जिनको हम लोग बट्टे के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे रूट वाली संख्या होगी, पाई होगी, ये हमारे पास में अपरिमेय संख्या। तो फिर वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, हालांकि हमारे प्रश्नावली का नाम है, कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि बताइए भाई कि कौन सी वास्तविक संख्या है या वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि वास्तविक संख्या हमारे पास में परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। तो हमने 6 प्रकार की संख्या पिछले वीडियो में पढ़ ली थी और हमारे पास में 10वीं में कुल 10 प्रकार की संख्या है। तो 6 संख्याओं के बारे में उस क्लास में हमने देख लिया था पार्ट 1 में। आज पार्ट 2 में हम लोग क्या करेंगे? 4 प्रकार की संख्या रह गई थी, उनके बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ हम लोग उदाहरणों को भी इस क्लास में आज कवर करेंगे। मैं आपको बता देता हूं कि हम लोग प्रत्येक उदाहरण, प्रत्येक प्रश्न, 10वीं के गणित और विज्ञान का संपूर्ण सिलेबस इसी चैनल के ऊपर क्या करेंगे? पढ़ेंगे, वो भी आराम से, शांति से। कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है तो आप हमें कॉल करके क्या कर सकते हैं? पूछ सकते हैं, पर्सनली पूछ सकते हैं, पर्सनली सवाल पूछ सकते हैं, पर्सनली कोई आपके मन में कोई किसी प्रकार की जो भी भावनाएं हैं, आप किसी प्रकार से मैं कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी प्रकार के माध्यम से हमें प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं होगी। स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आज हम लोग क्या करेंगे? एक तो भाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? भाज्य संख्या के बारे में। चलो ठीक है। उसके बाद में अगर आपको मैं बताऊं, नंबर 2 जो हम लोग पढ़ेंगे आज अभाज्य संख्या के बारे में। अब आप कहोगे सर इनमें से क्या प्रश्न आते हैं? जी बिल्कुल आते हैं। 2022-23 के पेपर का आप देखोगे गणित वाले में, तो उसमें परीक्षा में प्रश्न आया भाई कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो प्रश्न तो आया भाई, 1 नंबर का प्रश्न है। तो इस बार आने की संभावना है, क्योंकि पिछले साल प्रश्न नहीं आया था, 23-24 में नहीं आया था, अब की बार है 24-25 में आने की संभावना है। तो परीक्षा में कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं आपसे। फिर आप छोटी क्लासों में पढ़ते हो, ऐसे तो नहीं बताना चाहिए, लेकिन फिर भी बता दो। ये हमारे पास में 7वीं संख्या है, क्योंकि हमने बाकी पढ़ ली थी। ये हमारे पास में 8 नंबर, फिर 9 नंबर और फिर 10 नंबर। 9 नंबर की अगर बात करें तो 9 नंबर में हम लोग देखेंगे सम संख्या। हालांकि आपको आती है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता ही देता हूँ, क्योंकि लगते ही हमारे पास में ये काम भी हो जाए, संख्या सारी निपट जाए हमारे पास में, कुछ कहीं पर देखने की जरूरत है नहीं। वेरी गुड। अब देखो यहां से आगे, भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिनके हम लोग क्या कर सकते हैं? टुकड़े कर सकते हैं। या गणित की भाषा में बात करें तो जिनके हम लोग क्या कर सके हैं? गुणनखंड कर सके। क्या कर सके? गुणनखंड कर सके, टुकड़े कर सके, वो हमारे पास में होती है अभाज्य संख्या। और जिनके टुकड़े नहीं कर सकते वो हमारे पास में होती है अभाज्य संख्या। टुकड़े कर सकते हैं वो तो भाज्य संख्या, और जिनके टुकड़े नहीं कर सकते वो हमारे पास में अभाज्य संख्या। जिसमें 2 का भाग जाता है सम संख्या, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है हमारे पास में विषम संख्या। खत्म, 4 संख्या यही है। जैसे मैं आपको करके बताता हूं, देखो यहां से कि हमारे पास में भाज्य संख्या वो संख्या होती है जिनके हम लोग टुकड़े कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1 का नहीं टुकड़े नहीं होते, ना ही 2 के होते, ना ही 3 के होते, 4 के होते हैं 2 गुना 2, 5 के नहीं होते, 6 के टुकड़े होते हैं 2 गुना 3, 7 के हम लोग टुकड़े नहीं कर सकते, 8 के कर सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2। तो 8 भी हमारे पास में भाज्य संख्या है। 9 के भी टुकड़े कर सकते हैं, 3 गुना 3, 3 3 9, 9 के भी होते हैं। 10 के भी होते हैं, 2 गुना 5, 11 के टुकड़े नहीं होते। 12 के होते हैं, कितने होते हैं? 2 गुना 2 गुना 3, 12 के भी टुकड़े होते हैं हमारे पास में। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं 13 के टुकड़े नहीं होते, 14 के टुकड़े होते हैं भाई, 15 के भी होते हैं, 16 के भी टुकड़े होते हैं,
17 के नहीं होते, 18 के होते हैं, 19 के नहीं होते टुकड़े, 20 के होते हैं, 21 के होते हैं, 22 के भी है, 23 के नहीं होते, 24 के होते हैं। तो ऐसे करके हमारे पास में अनंत क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। अब आपसे परीक्षा में ये सारी नहीं पूछेगा, वो आपसे पूछेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। तो आपको पता होना चाहिए सबसे छोटी संख्या हमारे पास में, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, 4 भाज्य संख्या। बस इतना ही याद रखना और कुछ याद नहीं रखना, ठीक है। अब भाज्य संख्या की अगर से बात की जाए तो अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनके हम लोग टुकड़े नहीं कर सकते। तो एक तो अपवाद हमारे पास में, ना तो भाज्य और ना अभाज्य। तो एक के बाद में स्टार्ट करेंगे, यानी कि दो के टुकड़े नहीं होते, 3 के नहीं, 4 के होते हैं, 5 के नहीं, 6 के होते हैं, 7 के नहीं होते टुकड़े, 8 के होते हैं, 9 के भी हुए, 11 के भी टुकड़े होते हैं, 11 के नहीं होते, सॉरी 12 के टुकड़े तो हमने कर ही लिए, 12 के होते हैं, 13 के नहीं होते। तो ऐसे करते करते हम लोग बता सकते हैं हमारे पास में अनंत क्या होती है, अनंत क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। चलो ठीक है भाई, वेरी गुड। तो आपसे परीक्षा में इतना ही पूछेगा कि सबसे छोटी भाज्य अभाज्य संख्या कौन सी है, 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, 4। इतना आपको क्या रखना है, याद रखना। अब अगर आगे की बात की जाए सम संख्या, तो सम संख्या कौन सी होती है, वे संख्या जो 2 से विभाज्य हो, किससे विभाज्य हो, 2 से विभाज्य हो। और 2 से विभाज्य यानी कौन सी हो जाएगी, एग्जांपल की अगर बात करें तो आप सभी को पता है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और हमारे पास में 16, 18, 20 ऐसे करते करते हम लोग तक जा सकते हैं, अनंत तक जा सकते हैं। तो हमारे पास में अनंत संख्या होती है 2 से विभाज्य वाली। तो ये सारी संख्या हमारे पास में कौन सी है, सम संख्या। विषम संख्या की अगर बात करें तो वे संख्या जो 2 से विभाज्य न हो, किसी विभाज्य न हो, 2 से विभाज्य न हो, वो हमारे पास में विषम। और जो 2 से विभाज्य वो हमारे पास में सम। जैसे एग्जांपल की जगह बात करें हम लोग 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, ये सारी हमारे पास में कौन सी होती है, विषम संख्या होती है। तो मेरे हिसाब से आपको सारी संख्या समझ में आ गई कि कौन सी सम, कौन सी विषम, कौन सी भाज्य, कौन सी अभाज्य, कौन सी वास्तविक, कौन सी प्राकृतिक, कौन सी पूर्ण, कौन सी पूर्णांक, कौन सी परिमेय, कौन सी अपरिमेय। तो मैंने 10 प्रकार की संख्याओं को डिटेल में समझ लिया दोनों पार्ट के माध्यम से। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे हमारा उदाहरण नंबर 1 इसी वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप सभी को एकदम अच्छे से क्या करना है, समझना है। तो मैं इसको मिटाता हूं और यहाँ पर उदाहरण नंबर जो भी हमारा पहला वो क्या करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1.1 में जो हमारे पास में पहला उदाहरण है उसको मैंने लिया है, तो आप सभी ध्यान से सुने, बिल्कुल समझ में आएगा आपको। देखो बहुत इजी सवाल है और मैं इस उदाहरण पे स्टार लगाऊंगा क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये उदाहरण हमारे पास में क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऐसे सवाल परीक्षा में कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो क्या बोल रहा है, संख्या 4n पर विचार कीजिए। अब देखो ये आपको ट्रिक के माध्यम से याद रखना है कि 4n दिए यहाँ पर, तो अब चाहे आपको 4n दे, चाहे 5n दे, चाहे 7n दे, चाहे 11n दे, चाहे 8n दे, कुछ भी पर्सन दे, इस पर्सन को जो करने का तरीका रहेगा वो क्या रहेगा, सेम टू सेम। क्योंकि किताब के आपके पहले उदाहरण में और 1.1 प्रश्नावली के जो चौथा प्रश्न है या चौथा प्रश्न है उसमें भी एक 6n का प्रश्न दे रखा है। तो यहाँ पर 4n का दे रखा है, वहां पर 6n का दे रखा है। हो सकता है एग्जाम में रख दे 7n का दे दे, उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, फिर तो आप कहोगे ये प्रश्न है वो किताब से बाहर से आ गया। किताब से बाहर से नहीं है, तरीका करने का क्या है, एक ही है। चाहे 4n दे, चाहे 6n दे, चाहे 10n दे, चाहे 20n दे, चाहे 100n दे, आपको बस क्या रखना है, तरीका ध्यान रखना है। अब देखो प्रश्न को पहले मैं आपको पढ़ के बताता हूं, फिर मैं आपको पूरा क्या करता हूं, इसको समझाता हूं। संख्याओं 4n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या की हमने बात करी थी, प्राकृत संख्या कौन सी होती है, आपको मैंने बताया था कि प्राकृत संख्या वो संख्या होती है जो कहां से शुरू होती हो, 1, 2, 3, मतलब 1 से शुरू होकर कहां तक होती हो, अनंत तक होती है, वो हमारे पास में प्राकृत संख्या है। मतलब इसके ऊपर जो घात लगी है 4 के ऊपर, वो हमारे पास में प्राकृतिक संख्या है। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी हो सकती है। बस इतना हमें ध्यान रखना है। कोई बात नहीं, अब ज्यादा आपको लोड भी नहीं लेना है, प्रश्न समझ में नहीं है कोई बात नहीं, तरीके से काम करेंगे हम लोग। जांच कीजिए कि क्या
n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त होता है। अब देखो एक बात आप लोग याद रखना, मैं उत्तर यहां से लिखना स्टार्ट कर रहा हूं। आपको प्रश्न मुझे पता है दिमाग में कुछ कम ही पल्ले पड़ा है कि सर 4n शून्य पर समाप्त हो रहा है, मतलब क्या है कि देखो समझो बात ये बोल रहा है आपके पास में 4n अंक है, बताओ ये शून्य पर समाप्त होगा क्या? तो तरीका क्या है कि देखो 4 के अभाज्य गुणनखंड करो, 4 के अभाज्य गुणनखंड क्या है 2 गुणा 2, इसके ऊपर घात n, अब इसके ऊपर भी घात कितनी लगा दो n। अब देखो ये शून्य पर समाप्त हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। शून्य पर समाप्त होने का मतलब क्या है कि जैसे हमारे पास में 5 गुणा 2 है, मैं इसको इससे गुना करूंगा तो कितने आएंगे 10। अब 10 हमारे पास में किसके ऊपर समाप्त हो रहा है? 0 के ऊपर समाप्त हो रहा है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त होना चाहती है, कि कोई भी संख्या किसके ऊपर समाप्त होना चाहती है? शून्य पर समाप्त होना चाहती है, तो उसका अभाज्य गुणनखंड कम से कम एक बार 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का होना चाहिए। मैं आपको समझाता हूं, देखो आपको लोड लेने की जरूरत नहीं, मैं आपको यहां से एक परिभाषा बताता हूं, वो परिभाषा आपको हर प्रश्न में लिखनी है, चाहे तो 4n का पूछे, चाहे 5n का पूछे, चाहे 10n का पूछे, चाहे 20n का पूछे। मैं तो ये लाइन लिख रहा हूं, ये तो आपको हर प्रश्न में लिखनी है। फिर नीचे क्या लिखना होगा वो यहाँ पर जो देगा उसके अकॉर्डिंग लिखना है। जैसे मैं आपको समझाता हूं, देखो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड कम से कम एक बार 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का होना चाहिए। मतलब क्या लिखा मैंने, ये लाइन आपको हर प्रश्न में लिखनी है। यदि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का होना चाहिए। अब आप कहोगे सर ये 2 की घात n और 5 की घात m हमारे पास में क्या है? समझो सोचो, ये 2 की घात n का मतलब है कि n भी हमारे पास में एक प्राकृत संख्या है, n भी क्या है प्राकृत है। प्राकृत संख्या का मतलब है कोई भी घात हो सकती है यहाँ पर, और m भी हमारे पास में क्या हो सकती है? कोई भी घात। m भी हमारे पास में क्या है? कोई भी एक घात है प्राकृत संख्या की, कोई भी हमारे पास में घात हो सकती है। भाई आप सपोज करो, जैसे मेरे पास में सपोज करो मेरे पास में 20, कितने हैं 20 के बाद गुणन करेंगे तो कितना आएगा 2 गुणा 5, 2 गुणा 5। अब देखो मैं इसकी घात 1, इसकी घात 1, इसकी भी कितनी हो गई? घातें समान होती है, आधार समान है, घातें जुड़ जाएगी, 2 की घात कितनी हो जाएगी 2, और गुणा में 5 की घात कितनी हो जाएगी 1। अब मैं लिख दूं यहाँ पर 2 की घात n है और 5 की घात कितनी हो गई m, मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ घात है और यहाँ पर भी क्या है? कुछ ना कुछ घात है, मतलब घातों के रूप में होनी चाहिए। 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का मतलब है कि यहाँ पर 1 घात हो सकती है, 2 घात हो सकती है, 3 घात हो सकती है, कुछ ना कुछ क्या है घातों के। भाई अभाज्य गुणन करेंगे तो जाहिर सी बात है घात तो आएगी ऊपर, 1 आ सकती है, 2 भी आ सकती है, 3 भी। तो n और m का यही मतलब होता है कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्या है 2 और 5 के ऊपर कोई घात हो सकती है, यानी कोई प्राकृत संख्या हो सकती है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ से देखो आगे मैं आपको समझाता हूँ। ये तो आपको लाइन लिखनी है हर प्रश्न में कि चाहे आपको 4 आने दे, चाहे 5 आने दे, चाहे 10 आने दे, चाहे 11 आने दे। तो हमारे पास में इसके बाद में आगे का क्या काम रहेगा? इसके बाद में आपको जो भी संख्या दी है 4n दी है तो यहाँ पर आप लिखो 4n, फिर इसके करो अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2, और इसके ऊपर घात यहाँ पर n, इसके ऊपर भी घात लगा दो n। अब हम लोग यहां से क्या लिखेंगे कि अगर ये 0 पर समाप्त हो, सोचो जैसे अब मेरे को यहाँ पर दे 10, जैसे सपोज करो कि जैसे मान लो आपके दिमाग में पहला प्रश्न तो ये आ रहा होगा कि सर हमने यहाँ पर 2n गुणा 5 m क्यों लिए, मतलब 2 गुणा 5 क्यों लिए? क्योंकि देखो बच्चों आप सारे दिमाग लगाओ कि 2 और 5 को आप किसी से भी गुणा करा दो, 2 और 5 को आप किसी से भी गुणा करा दो। जैसे मैं 2 और 5 को 10 से मान लीजिए 7 से गुणा करा रहा हूं तो 100% ये 0 पर समाप्त होगा। कैसे? 5 2 10, 10 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 70। मतलब आपके दिमाग में कोई भी संख्या हो 5
और 2 से आप गुणा करा दो किसी भी संख्या को, 5 गुणा 2 से आप किसी भी संख्या को गुणा करा दो, वो किसके ऊपर समाप्त होगी, 0 के ऊपर समाप्त होगी। फिक्स बात है। जैसे मैं इसको गुणा करा रहा हूं किसके, 11 से गुणा करा रहा हूं, किससे गुणा करा दूं, 11 से, तो 5 दूं 10, 10 गुणा 11 कितने हो जाएंगे, 110। देखो ये भी किसके ऊपर समाप्त हो रहा है, 0 के ऊपर समाप्त हो रहा है। इसलिए मैंने लिखा कि अगर ये कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड कम से कम किस एक बार कितना होना चाहिए, 2 गुणा 5। मतलब किसी के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आ गया, मतलब 2 गुणा 5 आ गया, फिर उसके जरिए गुणा में आप किसी से गुणा करा दो 100% है, उसका अंतिम अंक कौन सा होगा हमारे पास में, 0 होगा। इसलिए मैंने लिखा 2 गुणा 5। तो इसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 आए क्या भाई, 2 गुणा 5 है या नहीं है, तो इसका मतलब 2 गुणा 5 इसके बाद गुणनखंड में नहीं है, इसका मतलब हमें पता है किसके ऊपर समाप्त नहीं होगी, 0 के ऊपर समाप्त नहीं होगी। तो हम लोग यहां से क्या लिखेंगे कि हम लोग लिखेंगे कि 4n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकते क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप के नहीं है। खत्म, इतना ही प्रश्न है। ये देखो यहां से लेकर यहां तक ये तो लाइन आपको हर प्रश्न में लिखनी है, बस ये डिपेंड रहेगा। अगर यहाँ पर 2 और 5 आ जाता है फिर हम लोग कहेंगे ये 0 पर समाप्त हो सकता है क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है। अगर ये अभाज्य गुणनखंड में जो भी संख्या यहाँ पर आएगी उसके 2 और 5 नहीं आएगा, फिर हम लोग ये लिखेंगे। और अगर ये आ जाएगा तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे कि ये 0 पर समाप्त हो सकता है क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है। खत्म, इतना ही प्रश्न है। अब आप चाहो तो इससे आगे भी आप प्रश्न कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपका 100% क्या होगा यहाँ से। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पूरा समझ में है तो अपने दोस्तों को एक साथ शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें।